मुंबई में आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और तीसरी बैठक थी। पहली बैठक जून में पटना में हुई, दूसरी बैठक जुलाई में बेंगलुरु में होती है और तीसरी बैठक अगस्त और सितंबर की पहली तारीख को आज मुंबई में हुई। लेकिन इस बैठक के बाद में जो चीजें निकल करके सामने आई, जो तस्वीर निकल करके साफ होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि मोदी के सामने, जो मोदी अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि 1000 साल का विजन उनके पास में है, अब वो 100-200 साल की बात नहीं कर रहे हैं, 1000 साल की बात कर रहे हैं कि वो जो फैसला ले रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, उसका असर 1000 सालों के ऊपर पड़ेगा। तो उन मोदी साहब के सामने जो 1000 सालों की बात करते हैं, उनके सामने एक ऐसा विपक्ष का गठबंधन खड़ा हो जाएगा जो 3 महीने के अंदर अंदर मोदी जी की ऐसी हवा टाइट कर देगा कि वो अब वो फैसले लेने के लिए उतारू हो रहे हैं, वो फैसले लेने के लिए सामने आ रहे हैं जो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए थे, उन चीजों को करने के लिए सामने आ रहे हैं। अब इंडिया के इस गठबंधन में आज जो चीजें हुई हैं उसको फौरी तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आज अगर आपने पूरे दिन भर में जो है वो जो अपडेट हुई है, अगर उसको नहीं देखा हो या बारीकी से जो चीजें छूट गई हो, वो मैं आपको बताता हूं। पहला जो आज सबसे बड़ा काम हुआ है वो ये हुआ है कि 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है और ये 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी करीब करीब 7 राज्यों के और अलग अलग पार्टियों के नेता हैं इसमें, और ये तमाम वो लोग हैं जो अब आपस में बातचीत करके मसौदे को तैयार करना, कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा, पार्टी में अंदर खाने जो चीज़ें अभी पेंडिंग में चल रही है, जैसे संयोजक के पद पर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ, चेयरमैन के पद पर कोई ऐलान नहीं हुआ है, मैनिफेस्टो क्या होगा उस पर कोई ऐलान नहीं हुआ है। बहुत सारे जो है वो ये हवाला जो है ये दिया जा रहा है कि कुछ पार्टियों ने कहा है कि हमें 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जो है वो अपना मैनिफेस्टो तैयार करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपना मैनिफेस्टो और सीटों की शेयरिंग जो है वो दोनों चीज़ फिक्स करके और लोगों के बीच में कूद जाना चाहिए। अब समय खराब नहीं करना चाहिए क्योंकि सबको ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी कभी भी चुनाव घोषित कर सकते हैं, कभी भी जो है वो चुनाव जो है वो लोकसभा के चुनाव वो डिक्लेयर हो सकते हैं और ऐसे में अगर वक्त नहीं मिला तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो ये जो पहली बड़ी बात रही वो ये रही कि एक तो 13 सदस्यीय जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो बन गई है, और दूसरी जो बड़ी बात रही है वो ये रही है कि संयोजक के पद पर लोगो बनेगा, उसके पद पर उसके नाम पर जो चीज़ें चल रही थी उनको लेकर के कोई होचपोच नहीं हुई। अगर घोषणा नहीं हुई तो उसके बारे में किसी ने नेगेटिव बात नहीं कही। जो एक आपस में टकराव बिखराव टूट फूट जो दिखाई देती है, बयानों में तलखी जो दिखाई देती है, आपस में बयानों के अंदर जो एक दिखता है कि जलन हो रही है, जलन दिखती है, ईर्ष्या दिखती है, वो चीज़ें नहीं दिखी। अब कुछ झलकियां जो मैं आपको दिखाता हूं, जो आज के इंडिया गठबंधन के अंदर जब बैठक चल रही थी तो उसमें जो चीज़ें निकल करके सामने आई हैं और कुछ नेताओं ने जो चीज़ें बोली हैं और जो असर डालेंगी लोगों के बीच में जो है और इंडिया गठबंधन को एक आकार, एक शेप दे रही हैं, वो कुछ हिस्से जो है वो आज की मीटिंग के मैं आपको सुनाता हूं। सबसे जोरदार रहा है लालू प्रसाद यादव का भाषण और इसीलिए सबसे पहले मैं उनको सुना रहा हूं और उसके बाद में पूरा भाषण जो है इन्होंने जो पूरी बात रखी है अपनी वो नहीं, बल्कि जो मेन बातें कही है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद राहुल गांधी और तमाम कुछ और नेता हैं, उन्होंने जो खास बातें कही जिनका असर है, जो बातें इंपॉर्टेंस रखती है, जो बातें वो लगातार लोग, चाहे वो पत्रकारों के तौर पर हम लोग हों, चाहे जनता के तौर पर आप लोग हों, जो लगातार जो है वो प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि इस मुद्दे पर क्या होता है, इस मुद्दे पर क्या बोला जाता है, तो वो सारी बातें कही गई है। लालू प्रसाद यादव को सुनिए पहले, और किस तरह से लालू प्रसाद यादव जो अपने पुराने रंग में नजर आए हैं। और अक्सर मैं ये बात कहता हूं कि लालू प्रसाद यादव का अपने पुराने रंग में नजर आना, भले ही इनकी 2019 के अंदर 0 सीट थी, लेकिन 0 के आगे वो अपना 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, मालूम नहीं क्या करेंगे। लेकिन ये पुराने रंग में जो लालू नजर आ रहे हैं, ये पुराने रंग के वही लालू हैं जो अडवाणी का रथ रोक करके गिरफ्तारी करवा दी थी और आज उस चीज का जिक्र कर रहे हैं। तो ये किसको कह रहे हैं? अमित शाह का नाम लेकर के क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। इतना झूठ बोल करके, कितना अफवाह फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे। मेरा भी नाम उस समय और देश के नेताओं का नाम इन लोगों ने यह प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, स्विस बैंक में। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे
और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 15 से गुना कर दीजिए, पैसा काफी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमाने शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी करा रहे हैं। सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया, सब गरीब गुरबा आदमी प्रचारित करवाए लोगों ने। हम मिला क्या सो देश के लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम, आप लोग में वैसे भी खुलवाए होंगे आप लोग पर, देश के लोग भी। हो सकता है भाई मिल जाए, पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए। एक पैसा नहीं, सब इन्हीं लोग का पैसा था। और मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग, इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है बिल्कुल। और सुन ले मोदी जी, अब आप समझ लेना कि पहले से मैं आपसे लगता आ रहा हूँ, गुजरात के युद्ध के लड़ाई राइट के समय से आपके और आपके गुरु कौन अध्यक्ष है वो? हाँ? नहीं, उनके पार्टी के अध्यक्ष जी अडवाणी जी को तो गिरफ्तार किया था, वो नहीं भाई। अरे अभी जो है अमित शाह, बताओ ये कहा कि शाह नेता हो गए, कब का संघर्ष किया हो भाई। हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी को भी हम काफी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। सभी लोगों को नमस्कार, जिंदाबाद, सब प्रणाम। और साहब के लिए भी हम लोग की शुभकामना है। आप पुराने नेता हैं, डटे रहिएगा, अपना पार्टी को मजबूत रखिए, हम लोग आपके साथ हैं। सेशन में जो बात राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव में है, मुझे लगता है कि वो बात आज के नेताओं में तो खैर क्या कहें, लेकिन बाकी और नेताओं में भी वो बात देखने को नहीं मिलती है। लालू प्रसाद यादव ने 3-4 बड़ी बातें कही है यहाँ पर। पहली बात तो लालू प्रसाद यादव ने जो है, जो हंसी ठिठोली में जो बात कह दी, तो 15 लाख रुपए का उन्होंने जो नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा जो दावा था, वादा था, उसकी हवा निकाल दी कि देखिए कैसे जुमले वादे किए गए। दूसरी बात अगर आपने गौर की हो तो दूसरी बात उन्होंने बड़ी बात ये कह दी कि पशुपालन में हमने तो कोई घोटाला नहीं किया, जो घोटाला किया है वो मोदी ने ही किया है, उन्होंने ही करवाया है। तो सजा याफ्ता जो है वो लालू प्रसाद यादव है, और उसके बावजूद जो है वो किस साफगोई के साथ में जो अपनी बात को कहते हुए निकल गए। तीसरी बात जो लालू प्रसाद यादव ने यहां पर कही है, जो ध्यान देने वाली है, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि अब जो है वो हम राहुल गांधी को आश्वस्त करते हैं कि कहीं से कोई कमी नहीं होगी, सब मजबूती के साथ लड़ेंगे और अब सीट शेयरिंग पर काम होगा। इंपॉर्टेंस क्या है, इस बात को जरा समझिए। लालू प्रसाद यादव ने पटना के अंदर क्या कहा था? लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि राहुल गांधी जी आप शादी कर लीजिए। उस वक्त जो है वो रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि ये बिन दूल्हे की बारात है, इन लोगों का दूल्हा तो कोई है ही नहीं।
तो वहां पर हवा निकाल दी थी लालू प्रसाद यादव ने। पटना के अंदर कह दिया था जून के अंदर जो बैठक हुई थी उसमें कि हम जो है आपकी मम्मी हमसे बोलती हैं आप शादी करिए, अब आप शादी करिए। तो वो मैसेज दे करके सीधे तौर पर कह दिया था कि दूल्हा हमारा राहुल गांधी है। तो बीजेपी ने दूल्हे वाली बात फिर छोड़ दी है। अब उसके बाद में आज जब राहुल गांधी को लेकर के, नाम लेकर के राहुल का को कह रहे हैं कि राहुल को हम आपको आश्वस्त करते, राहुल की तरफ देखते हुए कि कहीं से कोई कमी नहीं रहेगी, अब आप काम करिए और सीट शेयरिंग पर काम होगा। तो इसका मतलब यह है कि इनडायरेक्टली लालू प्रसाद यादव ये बोल रहे हैं कि पर्दे के पीछे सबने मान लिया है कि राहुल गांधी ही नेता हैं, राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहेंगे, राहुल गांधी एक फेस हैं। ये इस बात को कह गए। चौथी बात जो उन्होंने कही है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है और देखते हुए, चेहरा देखते हुए उन्होंने कहा है, लालू प्रसाद यादव ने चेहरा देखते हुए शरद यादव को कहा, शरद पवार को कहा, शरद पवार को देखते हुए कहा कि आप डटिए मत, आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए, डरिए मत आप, और हम सब आपके साथ हैं। तो यानी जो बातें इधर उधर रहती हैं, जो बातें अधकचरी रहती हैं, जो बातें अधपकी रहती हैं, उन बातों को साफ साफ अंधेरे से जो है रोशनी में लेकर के आना और उनको साफ कर देना, ये एक बड़े नेता की जो है वो उसकी जो है वो काबिलियत होती है। और लालू प्रसाद यादव को काबिलियत दिखती है कि वो बात को साफ गोई से कह भी जाते हैं, उनकी बात का कोई बुरा भी नहीं मानते हैं और बातों ही बातों के अंदर संदेश भी होता है। तो ये 3-4 बातें लालू प्रसाद यादव ने बड़ी बात कही है। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण भाषण जो आज जो बात कही गई वो लालू प्रसाद यादव की थी, वो मैंने आपको पहले सुनाई। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं जरा वो सुनिए। राहुल ने भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही है। और रहिएगा, अपना पार्टी को मजबूत रखिए, हम लोग आपके साथ हैं। सेशन में 2 महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहली कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। बीजेपी हिंदुस्तान के गरीब लोगों से धन छीनकर चुने हुए 2-3 लोगों को देती है। हमने प्रोग्राम्स की बात की है। एक हम कमेटी बना रहे हैं जो पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करेगी और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो हमारा विजन है वो हम थोड़ी ही देर में हिंदुस्तान को, आप सबको दिखाएंगे। थैंक यू। और आप समझ लीजिए कि जितनी राहुल गांधी 2-3 चीजें यहां पर साफ कर गए हैं। राहुल ने कहा कि एक तो उन्होंने जो जिक्र किया है वो पॉलिसी का जिक्र किया है कि मोदी जो है वो देश का पैसा, गरीबों का पैसा वो ले रहे हैं, उद्योगपतियों को दे रहे हैं। हमने कुछ पॉलिसीज़ पर जो है वो काम करना शुरू किया है। तो इसका मतलब ये है कि फिर कहीं ना कहीं जिस तरह से 2019 में कांग्रेस पार्टी की जो एक न्याय की योजना आई थी, जिसको कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में लेकर के आए कि हर साल गरीब परिवार को हम 72,000 रुपये देंगे, और ये बात फिर लॉकडाउन में खूब उभर करके और सामने आई। और उसके बाद में रघुराम राजन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, उनकी तरफ से कही गई कि जब तक गरीब को पैसा नहीं दिया जाएगा भारत की इकोनॉमी जो है, वो जीडीपी जो है वो बूम नहीं कर पाएगी। वो बूम तभी करेगी, उछाल तभी मारेगी
तब आप गरीब को डायरेक्ट पैसा देंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार भी लेकर के आती है 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, आपको याद होगा कोरोना के टाइम पर दिया गया था 20 लाख करोड़ का पैकेज। लेकिन वो पैकेज क्या आपको कहीं पर नजर आया? वो पैकेज क्या कहीं पर आपको दिखा कि कोई व्यक्ति आपको देश भर में ये कह सकता कि मैंने उस पैकेज से मुनाफा कमाया? हाँ, कुछ लोगों ने मुनाफा कमाया, लेकिन मोदी साहब जो पैसा देते हैं वो लोन के रूप में लोगों को देते हैं। कांग्रेस कह रही कि हम कुछ पैसा डायरेक्ट देना चाहते हैं, डायरेक्ट लोगों को पैसा दीजिए, डायरेक्ट लोगों को पैसा देंगे तो लोगों में जो है वो पैसे का सर्कुलेशन होगा और फिर उसके बाद में जीडीपी में उछाल आएगा। जैसे कर्नाटक के अंदर अभी 24,000 रुपये सालाना महिलाओं को देने की जो है वो घोषणा कर दी है और उस पर काम शुरू हो चुका है, पहली किस्त भी दी जा चुकी है। तो ये सारी चीज़ जो है वो राहुल गांधी कहीं ना कहीं हिंट कर रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि यहाँ पर 60% देश के नुमाइंदे बैठे हैं, देश की जनता के 60% जो वोटर है उसकी नुमाइंदगी करने वाले लोग स्टेज पर बैठे हैं, तो नरेंद्र मोदी को बहुत आसानी से हराया जा सकता है। और जाहिर सी बात है, जब आप 60% की बात कहते हैं तो मान लीजिए कि वोट जो है वो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर जाता भी है तो 60% में से आप कितना निकाल लेंगे? 5-10% अगर निकाल भी लेंगे तो भी 50-55 के आसपास जो है वो वोट आपका बचेगा। 5-10% जो है वो वोट इधर उधर होता है, इससे ज़्यादा वोट नहीं होता है, क्योंकि 2019 वाले हालात आज नहीं है, ये सच्चाई है। 2019 में जब ये सारे लोग अलग अलग लड़े थे तब भी करीब 23 करोड़ वोट जो है विपक्ष के पास में था और करीब 25 करोड़ वोट जो है वो बीजेपी के पास में था। 40% जो है वो वोट ये इंडिया, आज की जो इंडिया है इसके पास में था और करीब 43% वोट जो है वो बीजेपी के पास, एनडीए के पास था। तो अब तो वो हालात नहीं है। अब सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं इसमें। आप सबको दिखाएंगे। थैंक यू। और आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया, कोई भी दूसरे की बात कम छपता और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है, दूसरे पार्टियों, उसका कम छपता है। ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है, तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी। तब तो उपाय है, और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। ये बहुत जरूरी है। अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं, कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है। और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं, खाली उनका बड़ाई हो रहा है। और जो राज्य वाला बेचारा जो काम कर रहा है उसकी चर्चा कम होती। तो ये ना हो गया, इसलिए पटाइए। दूसरी चीज है, देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे और सब मिल करके जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी। तो इसीलिए सब मिल करके, और जानते भी न है, बहुत कोशिश चलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन सबको एकजुट होकर के न है जी, देश तो सबका है ना, तो सब एकजुट होकर के, तो सब मिल करके और सारा अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको लेकर के आगे बढ़ाना है। और तो इसीलिए जरूरी है कि अब सब लोग, अब अच्छा हो गया है, सब लोगों को अपना अपना अधिकार था, तो लेकिन अब इतना ज्यादा हम कोशिश करते रहे, बहुत करते रहे, इतना मिल जाइए, तो बात समझते समझते हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो, तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने। तो नीतीश कुमार यहां पर ये बात कह रहे हैं कि अब जो है वो ज़्यादा समय खराब नहीं करना है, अब चीज़ें जो है वो सीट शेयरिंग की तरफ जानी चाहिए और अगली 1-2 मीटिंग के अंदर सीट शेयरिंग जो है फाइनल हो जाए और उसके बाद में कोऑर्डिनेशन जो कमेटी बनी है वो मैनिफेस्टो पर और तमाम दूसरी चीज़ें हैं उन पर काम करे। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर के मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जो कुछ नेताओं से मेरी बात हुई वो जो बता रहे हैं कि 326 सीटें जो पिछले चुनाव में 2019 में जिन पर कांग्रेस पार्टी, सपा, टीएमसी
जो जितनी भी पार्टियां इंडिया के अंदर है वो 326 सीटों के ऊपर सेकंड नंबर पर रही थी। तो 326 सीटें तो ये सेकंड नंबर पर जो जहां पर था वो वहां पर लड़ेगा, एक बात तो ये सीधे तौर पर साफ हो जाती है। तो करीब करीब 100 सीटें और हैं, 450 सीटों का लक्ष्य रखा गया है इंडिया की तरफ से कि 450 सीट ऐसी हो जहां पर हम एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार उतारें, इंडिया का एक उम्मीदवार, इंडिया का एक उम्मीदवार। लेकिन इसमें एक पेच अभी ये है कि जैसे कि केरल के अंदर अगर आप देखेंगे तो केरल में कांग्रेस की 19 सीट आई थी, एक सीट केवल जो है वो लेफ्ट की तरफ गई थी। लेकिन अब केरल में भी जो है वो इंडिया का गठबंधन बना है, तो कुछ बड़ा दिल जो है वो वहाँ पर दिखाना पड़ेगा कांग्रेस को। वहाँ पर सीटें कांग्रेस की ज़्यादा आई, कांग्रेस की ज़्यादा आ भी सकती हैं। कांग्रेस जो है वहाँ पर मान करके चलिए कि अब 15 सीटें भी कहीं नहीं गई, लेकिन फिर भी कुछ सीटें जो हैं वो कांग्रेस को वहाँ पर छोड़नी पड़ेगी और वो लेफ्ट को देनी पड़ेंगी। तो उसी तरीके से जो है वो बाकी के राज्यों में बाकी के लोगों को भी कुछ जीती हुई सीटें भी छोड़नी पड़ सकती हैं। तो वहाँ पर कुछ काम चल रहा है। ये सीट शेयरिंग का जो मामला है ये बड़ा पेचीदा मामला है, और यही मामला जिस दिन हल होगा उसी दिन असल मायने में जो है वो तस्वीर पूरी और साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, जिस तरह से हाव भाव दिख रहे हैं, ये जरूर चिंता पैदा कर रहे हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि किसी की भी बॉडी लैंग्वेज में ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मुझे कम मिला या उसको ज़्यादा मिला। जो मीटिंग से निकलने के बाद के जो बयान हैं वहाँ पर भी तलखी नहीं दिख रही है। इसीलिए बीजेपी ज़्यादा परेशान है कि अगर ये इसी तरह से ये स्मूथ तरीके से आगे बढ़ते चले गए तो फिर बड़ी जो है वो एक मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि लोगों के अंदर जो है वो धीरे धीरे इंडिया को लेकर के एक स्वीकार्यता बढ़ रही है। लोग अब स्वीकार करने लगे कि हाँ इंडिया है, इंडिया बीजेपी को हरा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। तो तमाम सारी बातें हैं और इसीलिए बीजेपी जो है वो परेशान भी है, बेचैन भी है। और जाहिर सी बात है अगर बीजेपी की जगह अगर आज कांग्रेस होती और कांग्रेस के सामने इस तरह से गठबंधन बनता तो उसके लिए भी परेशानी होती। लेकिन बहरहाल अभी बहुत सारी चीज़ें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी होनी बाकी है। लेकिन फिर भी आज की तारीख में पलड़ा किसकी तरफ झुकाई जो है वो आपको दिख रहा है कि किसकी तरफ झुक रहा है पलड़ा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।